चलिए शुरू किया जाए। कल क्वेश्चन दिए थे, हो गया था। चलो बना लिया है। कौन पहले खड़ा होगा? याद करो लड़की है। चलो बताओ। कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तृतीया को। और क्या क्या शामिल है तृतीय क्षेत्र में? और बैंक, बीमा, और कृषि किसमें होगा? पशुपालन, भंडारण। नहीं, भंडारण नहीं लिख पाएंगे आप? अच्छा, उसमें ऐड करना है भंडारण। तृतीय, तृतीय। देश के जीडीपी में सबसे कम योगदान कौन सा क्षेत्र का है? कितना परसेंट है? पीछे से कोई खड़ा होगा? तुम खड़ा हो। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र का है? कितना परसेंट है? द्वितीय क्षेत्र का कितना परसेंट है? 24%। सबसे अधिक जनसंख्या किस में कार्यरत है? प्राथमिक, तुम खड़ा हो। अर्थशास्त्र की परिभाषा बता सकता है? हम्म, चलो कोशिश करो। एडम स्मिथ के अनुसार, हाँ, अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु, हम्म, देखो एक बार फिर हम बोलते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। बोल देगा? अच्छा चलो छोड़, बता। अगला बताना है कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, नाम बता सकता है? ठीक है, पुस्तक का नाम बता सकता है? द वेल्थ ऑफ नेशन, ये था ना? द वेल्थ ऑफ नेशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है वो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? याद किया है कि नहीं किया है? नहीं याद किया है? क्या है? तबियत खराब था, बैठो। तुम खड़ा हो। बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको समाजवादी कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ समाजवादी। कौन अभी देश लग रहा है समाजवादी है? रूस। भारत में किस प्रकार के अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। बैठ, तुम खड़ो। बताइए, वर्तमान समय में पूरे विश्व में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था चलन में है? कितने प्रकार के अभी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है? नाम बताओ। हम्म, एक, हाँ, बैठ। सब इधर से खड़ा होगा। और सबसे तो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा क्या?
तो किसको उठाएंगे वो तुम अपना देखना, लेकिन सबको तैयार करके आना है। बताइएगा कि बैंकिंग को किस में रखा गया है। हम्म, सेवा क्षेत्र में। विद्युत को, अच्छा सेवा में विद्युत को रखा गया है, गलत बता रही है। दोनों से तुम गलत बोली है। बैंकिंग को किस में रखा गया है, प्रथम क्षेत्र में कि द्वितीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग को द्वितीय में नहीं बल्कि किस में रखा गया है, तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। पशुपालन को किस में रखा गया है, प्रथम क्षेत्र में। देखो डरना नहीं है, थोड़ा डर करके बोला जाती है। मारते पीटते तो है नहीं, तो फिर डरती क्या है। फिर अगला बताना, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकती है। किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही। आर्थिक क्रिया क्या होता है। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं। सिंपल। बैठ, पीछे खड़ा हो। उद्योग को किस में रखा गया है, प्रथम क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र। उद्योग, द्वितीय क्षेत्र, थोड़ा कस के बोलना। बैंकिंग व्यवस्था को किसमें रखा गया है, किसमें, तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो तुम लोग बोलता नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, बोलो थोड़ा, जब भी मौका मिले तो कम से कम खुल के बोलो। गलत बोलो सही बोलो, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बोलना शुरू करो। आता बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते, ये भी समस्या है, और ये अभ्यास करते करते होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार तथा किसी निजी व्यक्ति या कंपनी दोनों का अधिकार होता हो, उसी को क्या कहा जाता है। सिंपल। ऐसा नहीं कि जो लिखवा दे उसी को रट लेना है, बस दिमाग में पहले समझो चीजों को, और जब समझ में आ जाएगा तब उसको रटने का प्रयास करना। पढ़िए घरे, सही में। चलो बैठो बैठो, ज्यादा कष्ट का है, खड़ा होते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम, एक दो देश का नाम बताओ जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका। चलो एगो बहुत है। एग्जाम में, एग्जाम्पल में एगो भी दीजिएगा तो सफिशियंट होगा, पता लगना चाहिए कि हमको आता है, अच्छा से आता है। जब किसी भी आंसर को लिखेगा तो जितना आप उसको प्रूफ के साथ लिखिएगा, देश के नाम, उसका दर वगैरह, डाटा वगैरह, तो आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। हाँ, यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम सबके सब पूंजीवादी हैं। चलो बैठो बैठो। अभी तो कुछ कम पढ़ाए हैं तो क्या ज़्यादा पूछें, क्या छोटा छोटा बात है। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, डेली पढ़ाएंगे और डेली पूछेंगे। ठीक है, जिस दिन हमको लगा कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है ठीक से और याद नहीं कर रहा, तो फिर हम कम कर देंगे पढ़ाना। ठीक है, समझ रहा है ना, मतलब फिर वही 4 से 5 पेज में एक चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहता है कि अच्छा से पढ़ें और ठीक ठाक से पढ़ें, मतलब सीख जाना है इकोनॉमिक्स। विषय के तौर पर नहीं, इकोनॉमिक्स को सीखने का प्रयास करो। जब सीखेगा तो लंबा समय तक चलेगा, ऐसा नहीं कि केवल बस हम इकोनॉमिक्स पढ़ लिए और आपका काम खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है बाबू जो तुम्हारे जीवन से हमेशा रिलेट करके रहेगा, हमेशा। आप जो भी घर की एक्टिविटी करते हैं पैसा कौड़ी को लेकर के, उस सब में इकोनॉमिक्स छिपा हुआ है, बस तुमको उसका यूज नहीं पता है। तो 30 से 35 जो लेक्चर होगा इसमें हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स पूरा बढ़िया समझा दें, एग्जाम भी आराम से निकल जाएगा और आपको आगे भी काम देगा। कल देखो लास्ट, अच्छा कल तृतीय क्षेत्र में एक दो और ऐड कर लो तो, है उसमें स्पेस, देखो तो। अ, आप लोग एक ऐड कर लीजिए उसमें। पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे। सूचना प्रौद्योगिकी।
हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ पे एंड लगा लेना, दोनों अलग अलग चीज है। भंडारण। हाँ, लोक प्रशासन, जो स्थानीय पुलिस वगैरह उसको भी इसमें रखा गया है, लोक प्रशासन। विपणन लिख पाए थे? विपणन। और एक और इसमें व्यापार लिख लो। ऐसे व्यापार सैद्धांतिक रूप से जाकर के वही होता है, बाजार में ही होता है, लेकिन फिर भी लिख लो। अगर ऐसा आ जाएगा कि व्यापार को किस क्षेत्र में रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। हो गया? लास्ट यही तो पढ़े थे ना? चलो हेडिंग मारो, अर्थव्यवस्था के एजेंट। प्रकार हो गया था ना? अच्छा, प्रथम औद्योगिक नीति कब लगा था बाबू? 1948 में। कौन लाए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही है। और अभी तक हमारे देश में कुल कितना औद्योगिक नीति बनाया गया है? 6। पहला कब बनाया गया था? 1900। और लास्ट बताइए? 91, बिल्कुल सही है, 1991। चलिए हेडिंग दीजिए बाबू, अर्थव्यवस्था के एजेंट। कल 15 अगस्त है ना? सब लोग आजाद रहेंगे तो हम लोग क्यों कल में बंद कर लेंगे? क्या दिक्कत? कल पर जिसका भी क्लास छूटा होगा अपना क्लियर कर लेना। अरे नहीं, यूट्यूब पे आज गया है, बता तो रहे कि बहुत लंबा 31 GB का हो गया, हमको उतना आइडिया था नहीं। हम सोचे रिकॉर्ड किए और किसी को शेयर कर तो शेयर करेंगे। अब 1 घंटा 28 मिनट का वीडियो था तो उसका जो बना पूरा। अब 31 GB कौन सा नेट होता है? 1.5 GB 2 GB होता है। तो वो तो 5G है, वो उसका ऊपर जो डाटा देता है, तो वैसे से हुआ। लेकिन देखो कल से कल कल आज हुआ, इसमें कुछ हमारा भी गलती है, पूरी तो मतलब अभ्यास नहीं था। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में बच्चा जो देखेगा या तो तुम भी देखेगा तो पूरा लेक्चर जाएगा उसके ऊपर, टेंशन नहीं लेना है। केमा लेक्चर है आज? दूसरा है ना? तो भी लिख ही देते हैं। आज तारीख हो गया 14 तारीख ना बाबू। और लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा ये? दूसरा। तो जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। चलो अब ये पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के एजेंट। देखो कुछ टॉपिक ऐसा है जो तुम्हारे बुक में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहां से प्रश्न आता है और बेसिक चीज को समझने के लिए सब चीज जरूरी है। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के एजेंट किसको कहते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसको संचालन करने के लिए जो कारक होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के एजेंट। फिर से सुनो ध्यान से, अर्थव्यवस्था को संचालन करने वाले को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के एजेंट कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट है। कितने एजेंट है बाबू? 3 एजेंट। पहला एजेंट का नाम है परिवार, दूसरा एजेंट का नाम है बाबू सरकार, और तीसरा जो एजेंट है उसका नाम है कंपनी। कोई कंपनी हो सकता है या क्या हो सकता है बाबू? फर्म। फर्म क्या है? कंपनी का क्या है? समूह। तो फिर से सुनो ध्यान से, अर्थव्यवस्था के कुल कितने एजेंट होते हैं? 3 एजेंट होते हैं। पहला कौन? परिवार। दूसरा बताइए? और तीसरा कौन होंगे? अच्छा, कोई भी अर्थव्यवस्था हो तो वहां पे 3 काम होता है अर्थव्यवस्था में। एक, वस्तु या सेवा का क्या होगा बाबू? उसका उत्पादन होगा। उसका क्या होगा? वितरण, मतलब बंटवारा होगा। और उसका क्या होगा बाबू? उपभोग। कोई ना कोई उसको क्या करेगा? उसको यूज करेगा। प्रोडक्शन होगा उसका, उत्पादन होगा अर्थव्यवस्था में, वितरण होगा, उसका क्या होगा? उपभोग। और इन तीनों करने में, मतलब उत्पादन से लेकर के उपभोग तक करने में मुख्यतः 3 एजेंट होते हैं। एक होता है कौन? परिवार। जैसे हम लोग जाएंगे अर्थव्यवस्था की कौन सा कैटेगरी में आ जाएंगे? परिवार वाले आ जाएंगे। दूसरा कौन हो गया? जो भी वर्तमान सरकार है वो भी रेगुलेट करते रहती है, जैसे जीएसटी वगैरह बहुत तरह के टैक्स वगैरह होता है जो वस्तु वगैरह पर लगाती रहती है सरकार। तीसरा कौन हो गया? जैसे मार्कर है तो कोई ना कोई कंपनी बनाया होगा ना, तो तीसरा हो गया, कौन सा हो गया? कंपनी।
तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के कितने एजेंट होते तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? लिखो, हेडिंग लगा लिए हैं, लिखिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को संचालित, संचालित मतलब चलाना, अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले को अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले को अर्थव्यवस्था का एजेंट कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का एजेंट कहा जाता है। हो गया? नेक्स्ट एरो देख लिखो, अर्थव्यवस्था के तीन एजेंट होते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन एजेंट होते हैं। तीन एजेंट होते हैं। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 सरकार, नंबर 3 कंपनी या फर्म, कंपनी या फर्म। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, लिखो, हेडिंग दीजिए उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक। तुम सोचे वीडियो ऑन नहीं हुआ है का? अच्छा, वीडियो अगर ऑन मान के चलो कभी कोई अगर ऐसा रह जाएगा, तुम लोग जो वीडियो वाला बच्चा वो देखना, ठीक है? तो फिर कवर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो कितना लय नहीं बन पाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा है समस्या इसमें तकनीक में। उत्पादन के कारक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनो ध्यान से, उत्पादन के कारक क्या होता है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में सेवाओं तथा वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक कारक या तो आवश्यक वस्तु या तो आवश्यक सामग्री होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक। फिर से सुनो ध्यान से, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक सामग्री होता है उसको क्या कहा जाता है बाबू? उत्पादन के कारक। और उत्पादन के 4 कारक है। कितना कारक है? 4। कौन कौन कारक होता है? 4 कारक में पहला कारक के नाम है बाबू भूमि। दूसरा को कहते हैं पूंजी, और तीसरा को कहते हैं श्रम, श्रम या श्रमिक ही सही रहेगा, श्रमिक। और चौथा को कहते हैं हम लोग उद्यमी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उद्यमी। तो फिर उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। पहला का नाम बताइए। इसको लैंड कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको? तो समझते होंगे। दूसरा बताओ, इसको कैपिटल कहते हैं, क्या इसको बोलते हैं? और तीसरा बताइए श्रमिक, का चौथा बताओ। ध्यान रखना, ये बेस बताते हैं, अभी सबको बताएंगे, टेस्ट ले लेना है। ये सबसे बेसिक का सबसे बढ़िया और सबसे हैवी पॉइंट है, इसको अच्छा से समझना है कि भाई उत्पादन कारक क्या होता है। यहाँ से एक प्रश्न पक्का रहेगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे सपोज करो, मान के चलो कि हमको इस मार्कर का उत्पादन करना है। सपोज कीजिए कि मार्कर का उत्पादन करना है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि भाई कहाँ पे कंपनी खोला जाए? तो सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होगा? भूमि की आवश्यकता होगा। तो पहले हम लोग भूमि की तलाश करेंगे। जब भूमि मिल जाएगा तो क्या लगता है हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, तब तो वहाँ पे कुछ फैक्ट्री में लगा सकते हैं ना। तो दूसरा हमको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, धन चाहिए। और तीसरा, खुद हम अपने थोड़े जाके प्रोडक्शन कर लेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए।
और चौथा हम खुद हो गए। हम क्या हो गए यहाँ पढ़े? अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या लगता है हो जाएगा प्रोडक्शन? बिल्कुल नहीं होगा। यही है, उत्पादन के कितने कारक होते हैं? चार कारक होते हैं, और चारों कारक याद रखना बढ़िया से, और चार ही होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रमिक का चौथा क्या है बाबू? सबसे पहला क्या जरूरत पड़ता है? भूमि का। उसके बाद आई बात समझ में? अभी चार कारक होते हैं, तो थोड़ा पहले इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अच्छा से इसको समझना है। हेडिंग दे दिया है, डैश करके उसमें लिखो। इस तरह से हेडिंग बनाए होंगे तो नीचे से एरो करके लिखना है। लिखिए, अर्थव्यवस्था में सेवा या वस्तुओं के उत्पादन के लिए सेवा या क्या लिखें? वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक आवश्यक कारक। कारक नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे कारक के स्थान पे ब्रैकेट में एक वर्ड लिख देना। क्या लिखेगा वर्ड ब्रैकेट में? कारक समझ जाएगा, फैक्टर। सामग्री लिख लो, ठीक है। साधन भी सही है। हो गया? क्या लिखा? फिर सेंटेंस सही करो इसको, फिर से बोलो तो सेंटेंस। आवश्यक कारक को उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के कारक कहा जाता है। हो गया? फुल स्टॉप। नेक्स्ट एरो लिखो। लिखिए, उत्पादन के चार प्रमुख कारक होते हैं। उत्पादन के चार प्रमुख कारक होते हैं। हो गया? चार प्रमुख कारक होते हैं। चारों के नाम लिखिए। इंग्लिश में लिखेगा का? चलिए लिख लीजिए। इसको इंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, पढ़ लेगा इसको। लैंड, कैपिटल, लेबर, इंटरप्रेन्योर कहते हैं इसको। कहीं कहीं तुमको इस साहस में मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे को तुम लोग का बेसिक नहीं ना है, ये 9 क्लास में पढ़ा नहीं है, सब लेके चलना पड़ेगा हमको। हो गया? अगला टॉपिक आ जाए। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पादन के कारक क्या है, परिभाषित करें, ये कितने होते हैं, तो उसका आंसर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देंगे लास्ट में, ध्यान रखना यही वाला चीज बताना होगा वहाँ पे। कारक को साधन भी कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, दो गो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एक टॉपिक का नाम होगा कारक लागत, और दूसरा टॉपिक होगा बाबू कारक आय। देखो इधर, कारक लागत और दूसरा क्या है बाबू? कारक आय। ध्यान से समझना,
कारक लागत क्या होता है, कारक क्या होता है बाबू, आय क्या होता है। उद्यम समझ रहे हैं ना, यानी फिलहाल हम क्या हैं, एक उद्यम होता है, एक उद्यमी होता है, यही सही है। हम समझाएंगे, दोनों में अंतर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक उद्यम है और एक मान लेते हैं यहाँ पे है भूमि है, क्या है बाबू, भूमि। एक एग्जाम्पल आप देंगे, बाकी तुम लोग को बताना होगा, इसलिए पहले बारे में एकदम बढ़िया सीख लो। एक उद्यम है, दूसरा क्या है, भूमि है। अगर हम चाहते हैं किसी वस्तु का उत्पादन करना, तो बताओ हमको सबसे पहले भूमि खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा, यानी इससे हम भूमि लेंगे, जो भी उसका मालिक होगा भूमि उसको से लेंगे। अच्छा भूमि लेंगे तो बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, लगान उसको कहेंगे, क्या उसको बोलेंगे बाबू, लगान देना पड़ेगा। भूमि के सदर में हम लोग क्या बोलेंगे, लगान बोलेंगे। अगर हम कहीं पे भूमि खरीद रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, तो किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करने के लिए, तो उस भूमि के बदले में हमको क्या चुकाना पड़ेगा। अभी जो आपको जो चुकाना पड़ा बाबू लगान, जो राशि चुकाना पड़ा, इसी को आप क्या कहेंगे, कारक लागत, क्या इसको बोलेंगे, बताओ। यह हमारे लिए क्या हुआ, कारक लागत हुआ। अच्छा जिसको मिला उसको उसको क्या कहेंगे हम लोग, कारक आय, क्या इसको बोला जाएगा, कारक आय। मतलब कि जो हम टैक्स के रूप में, जो हम उसको पैसा के रूप में दे रहे हैं, जो राशि उसको दे रहे हैं, वो हमारे हमारे हिसाब से वो क्या होगा, हमारा लागत है वो। अच्छा उसके लिए वो चीज क्या कहा जाएगा, आय, तो उसको प्राप्त हुआ। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा ले लेते हैं। उद्यम है और इधर कौन है, श्रमिक। चलो श्रमिक ही ले लेते हैं। बताओ, रिलेशन तो स्थापित कर ही पड़ेगा ना, चारों फैक्टर के साथ है। बताओ, अगर आपके यहाँ सपोज कीजिए कि काम कर रहा है कंपनी में, कोई लेबर काम कर रहा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, वेतन। उसको क्या कहेंगे बाबू, वेतन कहेंगे। अब बताइए हमारे लिए वेतन क्या हुआ, कारक, और इसके लिए क्या हुआ, कारक आय। यहाँ तो कोई दिक्कत है, और ज्यादा दिक्कत हो रहा भी नहीं चाहिए। अब इसमें दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब कि आपका बेस ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल समझो, इधर ले लेते हैं। तीसरा उद्यम है और पूंजी ले लेते हैं, सपोज करो पूंजी। बताओ, अगर हमको उद्यम फैक्ट्री खोलना है और पूंजी जुटाना है, बैंक गए, बैंक से पैसा लेके आए, तो उसके बदले में बैंक को क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये ब्याज क्या हो गया बाबू, हमारे लिए क्या हो जाएगा, कारक लागत, और एक इसके लिए क्या हो जाएगा, कारक आय हो जाएगा। और चौथा देखो, उद्यम हो गया और लास्ट कौन बच गया, उद्यमी। दोनों में अंतर समझाते हैं क्या कैसा होगा से। बताओ, उद्यम उद्यमी हो गया, थोड़ा पहले डिफरेंस कर देते हैं। एक उद्यम क्या होता है, उद्यमी क्या होता है। एक एग्जांपल समझो, जियो कंपनी जानता हो तुम लोग, जो अभी एक सर्विस कंपनी है जो कॉलिंग वगैरह इस सब का सुविधा देता है, इंटरनेट सुविधा करवाता है। दो को व्यक्ति के नाम लेते हैं, एक है मुकेश अंबानी जो उसका होल्डर है, मालिक है उसका, और एक जियो कंपनी है। ठीक है, ये जो जियो कंपनी है बाबू, वो यहाँ पे क्या है, उद्यम है। और जो मुकेश अंबानी वो क्या है, अगर थोड़ा सा इंग्लिश तो समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होगा, इसको बोलेंगे बिजनेस, इसको बोलेंगे बिजनेसमैन। फिर सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस, इसको क्या बोलेंगे। तो उद्यमी क्या होता है, उद्यमी जैसे कोई संस्था हो गया, कोई कंपनी हो गया, वो क्या हो गया, उद्यम हो गया। और उसका जो होल्डर होगा, जो उसको प्राप्त होगा आय, इन पैसा को जो भी प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा। अर्थात हम जितना काम कर रहे थे, हम उद्यम थे कि उद्यमी थे, हम उद्यमी हुए ना। हमारे द्वारा संस्था को कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, जैसे हम भी कोचिंग खोले हुए हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हमारा संस्था का नाम है, संस्था हमारे लिए क्या हो जाएगा, और उसका मालिक है मैं, तो हम क्या हो गए, उद्यमी हो गए। तो आखिरकार हमको संस्था से क्या होगा, तो हमको संस्था से लाभ होगा, क्या होगा बाबू, लाभ। तो बताओ, उद्यम के हमारा जो संस्था है उसके लिए लाभ क्या हो जाएगा, कारक लागत, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही तो हमको चाहिए, नहीं यही तो हमको चाहिए। ये हो गया कारक आय, यही क्या, कारक लागत हो गया। अब तुमको नहीं लगता है कि एक तरफ देखो, जितना हम दे रहे हैं उतना इधर पे ऐड होते चला जा रहा है। तो अगर कुल कारक लागत बराबर कुल कारक आय कहें तो कोई दिक्कत, ध्यान रखना, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है। तो अगर ऐसा रहेगा कि कुल कारक लागत बराबर अगर हम कुल कारक आय कहें तो कोई दिक्कत, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आएगा तो तुम उसको आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर सकता है।
कि भाई जितना हम किसी को लगान दे रहे हैं जितना देर उसको प्राप्त हो रहा है। अगर 10 रुपया चुका रहे हैं तो 10 तो उसको प्राप्त हो रहा है। तो अगर इस तरफ का टोटल ऐड कीजिएगा और इधर का ऐड कीजिएगा तो अल्टीमेटली अंतर दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। तो कुल कारक आय बराबर कुल कारक लागत कह नहीं कर सकते हैं। हमको यही समझाना था कि कुल कारक लागत बराबर कुल कारक क्या होता है और कैसे होता है, समझ में आ गया बात। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव से पूछेगा कि बताओ एक श्रमिक के लिए उसका कारक आय क्या है, तो उसका कारक आय का नाम क्या हो जाएगा, वेतन। पूंजी का कारक आय क्या है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मतलब कहीं हाथ रख के वही आंसर हो जाएगा। कारक आय तो उसका क्या हो जाएगा, तो चारों में से एक आध करके व्यक्ति आ जाता है और चांस करता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आसानी से बन जाएगा। आगे बस समझ में ना, बस ये ध्यान रखना कि लाभ, ब्याज, वेतन, लाभ कहाँ लगान कहाँ कहाँ है से, ठीक है। तो हेडिंग दे दिया है। एक काम करो पहले तुम लोग जो है ऐसा ही बनाओ तो कॉपी में ये जैसा बनाया हुआ ना है, 4 एग्जाम्पल लेकर के उसको बनाओ फिर हम लिखवाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी ये तो बता रहे थे। जैसे देखा कि बताओ भूमि के लिए कारक आय क्या है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बस काम खत्म। 4 ऑप्शन देगा तुम नीचे। पूंजी का कारक लागत क्या है, कारक आय क्या है, ऐसे ही देगा। प्रश्न आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे है वैसे 4 एग्जाम्पल देकर के जल्दी से बनाइए। हो गया। तुम नहीं लिख रहा बाबू, क्या परेशान है, नहीं लिख रहा तुम, लिख रहा है, बना रहा है ये। अरे उससे बात कर तुम बोला वो लोग कर रहे हैं, लिख रहा है, देखें। हाँ, थोड़ा तेज में लिखो, तो अभी पहले लिख रहा है। हो गया, चलो नीचे से लिखो। किसको, नहीं हम बोलेंगे पहले 4 एग्जाम्पल लिख लेना, तो नीचे से लिखो। कुल कारक आय बराबर, हाँ उसको बीच से लिखना और उसको ऐसे घेर देना। कुल, हाँ कुल कारक लागत बराबर, हाँ बिल्कुल क्या नहीं हो सकता।
लिख लिए? चलो अब साइड हेडिंग लगाना, कारक लागत। कारक लागत साइड हेडिंग लगाइए और लिखिए। लिखिए, उद्यम को, उद्यम को अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा के, वस्तु एवं क्या लिखे, सेवा के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए जो, जो लगान, कौमा ब्याज, कौमा वेतन तथा लाभ चुकाना पड़ता है, तथा लाभ, प्रॉफिट तथा लाभ चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, उसे कारक लागत कहते हैं। इसे कारक लागत कहा जाता है, ऐसा लिखो, इसे कारक लागत कहा जाता है। हो गया? कारक है को डिफाइन कर दीजिएगा। अच्छा इसमें बताओ, देता कौन होगा, प्राप्तकर्ता कौन होगा? उद्यमी देता होगा, ये दे रहा है, और प्राप्तकर्ता कौन होगा? भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी, ये सब क्या हो गया, प्राप्त करता हो जाएगा। लिखो, उसको भी लिखा देते हैं, कारक आय लिखो। लिखिए, अर्थव्यवस्था में, प्राप्तकर्ता को, अर्थव्यवस्था में प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता को जो लगान, वही वापस लिखो, चारों उसमें प्राप्त होगा, लगान, कौमा पूंजी, कौमा वेतन, एवं लाभ प्राप्त होता है। नहीं लिखे हैं? चारों फिर से बोल देते हैं, लगान, ब्याज, वेतन, लाभ। तो समझ रहे हैं ना? सबको जरूरी है कि मिस्टेक हो सकता है। हो गया? प्राप्त होता है, उसे कारक आय कहा जाता है। हो गया? हम्म, कारक आय कहा जाता है। एक हमारे साथ जल्दी से टेबल बनाओ तो, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे बनाना है।
क्या? क्यों? अरे मशीन थोड़ी है ना, कहाँ मिस्टेक नहीं होता है, यहाँ मशीन से मिस्टेक हो जाता है। समझना जरूरी है। अरे हम एजे ना है, कोई तरह की दिक्कत होगा वो बताओ ना, सुधार लेंगे उसमें। अब चित्रलॉजी नहीं क्या, वो सही नहीं है, अगर गलत है हो सकता है गलत हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा तो थोड़ी है ना, सुधार लेंगे। उत्पादन के कारक, साथ साथ लिखो। इसको अच्छा से रट लेना है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। हो गया। आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इस बार टेस्ट में देखा क्या हुआ था? हम्म, कुछ क्वेश्चन छूट गया था ना। होता ना मिस्टेक। हमारा पेपर होगा उसमें इतना लिखना है कि 2 घंटे 45 मिनट टाइम नहीं है। क्या? भूमि में उसका क्या होगा, लगान होगा, दोनों जगह लगान। बिल्कुल। तो दिक्कत है क्या? चलिए, हेडिंग मारिए बाबू, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य। हाँ, मार्केट प्राइस। हो गया। बाजार मूल्य नीचे से लिखो। लिखो वह मूल्य जिस पर बाजार में वस्तुओं एवं
सेवाओं का क्रय विक्रय वह मूल्य जिस पर बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता हो क्रय विक्रय होता हो उसे बाजार मूल्य कहा जाता है। उसे बाजार मूल्य कहा जाता। हो गया। अब इसमें को हमको फॉर्मूला बताना है। मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो एक हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। कुछ टर्म तुमको बाबू एकदम नया लगेगा, टेंशन दबाव में नहीं आना है, उसको सब हम बताएंगे, ठीक है। हाँ भी नया आएगा, ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे हम। बाजार मूल्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है, लेकिन थोड़ा समझ के याद करना है, समझ जाएंगे तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस क्या कर देना उसमें, सब्सिडी। अब एक तो ये डायरेक्ट रख लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें इसमें आखिरकार ऐसा क्यों इसको बनाया गया है। तो मान के चलो एक मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। सपोज कीजिए, लिख लिए इसको, चलो पहले लिख लो, इतना लिखे के फिर हम क्या समझ जाती है सब बच्चा। सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। हाँ, कुछ ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। जो छोटा पॉइंट होगा उसको छोड़ के निकलेंगे नहीं। अब ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये तो इधर से इधर पढ़ाई हो कहाँ पूछता है, ठीक है। जब एग्जाम दीजिएगा तो समझ में आएगा, और ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है। बच्चा क्या करता है कि रट रट के गया, उसको वहाँ समझ में आती है, जब उसको ऑप्शन मिल गया तक हाँ अभी ठीक ठाक पढ़ के आए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो अलबला जाता है। तो अगर अर्थव्यवस्था के एजेंट ठीक है तुम्हारे बुक में नहीं होगा, लेकिन कौन सा बड़ा बात है, जान लो थोड़ा। अरे भाई कहीं कोई भी अर्थव्यवस्था में यही तीन वो तो होता है, या तो परिवार होता है, या तो सरकार उसमें होता है, ना तो इस तरह कंपनी होता है, यही तीन वो तो चल रहा है। तो जानो तो पूरा जानो, क्या दिक्कत है। चलो देखो यहाँ पे बाजार मूल्य क्या होता है समझो, थोड़ा समझने में फोकस करो, ज्यादा हार्ड नहीं इकोनॉमिक्स है। बाजार मूल्य में क्या होता है बाबू, कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या होता है, सब्सिडी। अब कुछ बात हम समझा रहे हैं, तुम ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो कि मान के चलो कि हमको ये मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने में सबसे पहले वो जो चार गो फैक्टर था उसका तो प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर इसी को हम लोग क्या कह देंगे, कुल कारक, मतलब इसमें चार चीज समाहित है। एक क्या है बताओ तो, भूमि जिसको हमको क्या चुकाना पड़ा था, लगान चुकाना पड़ा था। दूसरा बताइए, बिल्कुल सही। और तीसरा वेतन। और चौथा भाई मालिक को भी देना है ना, इतना तो पहले शामिल होगा। सपोज करो एक मार्कर बनाना है, तो इसके लिए अब एगो तो बनेगा नहीं, इसका बड़ा प्रोडक्शन होता है, लेकिन एग्जांपल थोड़ा समझिए कि अगर मार्कर कंपनी खोलना है तो मार्कर बनाना है, तो इसका बाजार में रेट कैसे तय होगा, आखिरकार 10 रुपया के है कि 20 रुपया के है, इसका रेट कैसे तय होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या ऐड होगा, कुल कारक, क्योंकि वो बाबू कंपनी एंटरप्रेन्योर को उतना लगा है, वो तो उतना वसूलेगा, घाटा में थोड़ी ना बेचेगा। तो जितना लगान दिया है, ब्याज दिया है, वेतन है, लाभ है, वो सब काटेगा पहले। और क्या इसमें ऐड करेगा बाबू, अप्रत्यक्ष। अब देखो इनडायरेक्ट इसको टैक्स कहते हैं, टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा कौन होता है, प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर उसको कहते हैं जो आप डायरेक्ट चुकाते हैं, जैसे आप खेत का लगान चुकाते हैं, रसीद वगैरह कटता ना है, आप निगम कर चुकाते हैं, टोल टैक्स चुकाते हैं, ये सब डायरेक्ट जो है खाता किसके खाता में जाता है, डायरेक्ट भारत सरकार के खाता में जाता है।
वहाँ कंट्रोल होता है, या तो राज्य सरकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आप वस्तु खरीदे दुकान से, कोई भी चीज समझ कीजिए कि बाजार गए और कोई वस्तु खरीदे, तो उस पर लिखा रहता है कि 3% 4% जीएसटी लगा हुआ है, ऐसा देखें। अब देखो, सरकार आपके ऊपर नहीं लगाया है, सरकार लगाया है कंपनी पर। सपोज कीजिए कि हॉर्लिक्स बनाने वाला कंपनी है, और हॉर्लिक्स बनाने कंपनी है, उसका कारक लागत मान के चलो कि सपोज करो कि है 300। कितना है बाबू? 300। अब इस हॉर्लिक्स बनाने वाला कंपनी पर सरकार इसके ऊपर टैक्स क्या लगा दिया कि अगर तुम बेचेगा तो हम तुमसे 10% जो है टैक्स लेंगे। 10% टैक्स का मतलब हो गया कि 30 रुपया इसका रेट बढ़ जाएगा। परसेंट मतलब पता चलता है, 100% में अगर 10% बढ़ेगा तो 10 रुपया होगा, तो 300 का वस्तु है तो कितना बढ़ जाएगा? 30 रुपया बढ़ जाएगा। तो बताओ, ये जो सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाया, कि क्या लगता है कंपनी घर से देगा? तो तोले पर ठोक देगा। मतलब 300 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 330 रुपया हो जाएगा। बाजार में इसको कितना दिखेगा? 330 का। तो ये दो चीज, कुल कारक लागत प्लस क्या जुड़ गया है? सरकार लगाई कंपनी पर, और कंपनी किस पे लगा दिया? चुकाना तो आपको पड़ेगा ना। आप कितना चुका रहे? 330। 330 में 300 रखा, 30 का किसको दे? सरकार को दिया। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। तो बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है? तो पहला चीज उसमें क्या होता है? कुल कारक। और दूसरा क्या होता है? सरकार का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष में डायरेक्ट चुकाते हैं। अप्रत्यक्ष वाला जो दुकान के माध्यम से बाजार में जो आपके साथ उपलब्ध हो रहा है, जीएसटी तमाम तरह का टैक्स लगता है, उसकी बात चल रही है। माइनस सब्सिडी का मतलब क्या हो गया, इसको समझो। अभी की डेट में एक कंपनी है, उर्वरक बनाती है, यूरिया, नाम सुने हैं? सपोज करो कि यूरिया बनाने वाली कंपनी है, और एक बोरा जो पैकेट आ रहा है, मान के चले कि अभी 300 का आ रहा है। कितना का आ रहा है? 300 का आ रहा है। एक्चुअली तो लोग बताते हैं कि एक पैकेट जितना जो 300 का आता है, उसको बनाने में कंपनी को खर्च आता है लगभग 1000। कितना आता है बाबू? तो भाई कंपनी इतना उधार कैसे हो गया है? आखिरकार कंपनी उधार कैसे इतना हो गया? कंपनी उधार नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो उर्वरक है, ये किसान के लिए बेसिक तौर पर जरूरी है, क्योंकि अगर उर्वरक का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका फसल ठीक से नहीं होगा। तब सरकार उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर तुमको 1000 लगता है तो 700 रुपया तुमको हम दे रहे हैं। इसी को सब्सिडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? और 700 तुमको हम देंगे, और उसके बदले में तुम वहां पर इसका रेट बाजार में कितना रखना है? 300 रुपया रखना है। अच्छा, ये जो सरकार जो सब्सिडी दिया है, डायरेक्ट दिया कि इनडायरेक्ट आपको दिया है? आपको तो इनडायरेक्ट हुआ। अच्छा समझो, एक उज्ज्वला योजना चलता है, इसमें गैस का पैसा आता है कि नहीं आता है? सब्सिडी के रूप में आता है। ये आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है, सरकार आपके खाता में देगा, तो उस सब्सिडी का सब्सिडी डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु के ऊपर जहां कंपनी बनाता है, वहीं पे सरकार अगर आप उसको पैसा दे देती है, और उसका वजह से उसका रेट कम हो जाता है, तब उसको इनडायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडी कहते हैं। अच्छा, सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी एक अंशदान होता है जो सरकार देती है, आम जनता को सरकार देती है। दो तरीके से देगा, एक वो डायरेक्ट, नहीं तो कैसे देगा? जैसे यहाँ पे यूरिया में कैसा सब्सिडी मिला तुमको, लेकिन गैस वाला जो पैसा आता है वो कैसा सब्सिडी मिलता है? डायरेक्ट होता है। तो एक बात बताओ कि अगर इसको 700 रुपये मिला, तो बाजार मूल्य में सब्सिडी को ऐड करके घटाएंगे। अगर मान के चलो कि सपोज करो कि एक यूरिया बनाने वाला कंपनी 1000 इसका था, कारक लागत लगा, सरकार बोला कि हम प्रत्यक्ष कर 0 रुपये लेंगे, लो तुमको टैक्स देते हैं, तो इसका रेट तो 300 हो गया। तो इस 700 आप जोड़ेंगे घटाएं, तो बाजार मूल्य में सब्सिडी को जोड़ना उचित है कि घटाना उचित है? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे पूछेगा कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं, तो बाजार मूल्य में तीन चीज होता है। एक कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं? कारक। अब देखो, सरकार जब भी हस्तक्षेप करता है, दो तरह के होगा। एक होगा कारक लागत, कारक लागत, और दूसरा होगा बाजार मूल्य। बाजार मूल्य। सरकार जब भी हस्तक्षेप करेगा तो कारक लागत में करेगा कि बाजार मूल्य में करेगा? तो हमेशा किस में करेगा? कारक लागत में सरकार कभी भी हस्तक्षेप, तुम कितना कहां से सामान लाएगा नहीं लाएगा, कितना श्रमिक को देगा, इस समय नहीं सरकार कुछ करता है। लेकिन उसका जैसे रेट जब तय होता है, यानी बाजार मूल्य तय होगा, तब वहां पे सब्सिडी या तो अप्रत्यक्ष कर देता है, जिस कारण बाजार का जो मूल्य होता है वो अप एंड डाउन होता है। तो सरकार जो अगर हस्तक्षेप करेगी बाजार मूल्य में, तो यहाँ पे तो कौन मतलब में करेगा? बाजार मूल्य में, ना कि किस में करेगा? और ये जो सेंटेंस बनाया जाता है कि सरकार हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन ए दे देगा कारक लागत में, बी में दे देगा बाजार मूल्य में, सी में दोनों, डी में कुछ और दे देगा। तो अगर थोड़ा समझ के पढ़िएगा तो आसानी से बता सकते कि सरकार कहाँ हस्तक्षेप कर रहा है और कितने तरीका से करता है। या तो क्या करेगा वो? हस्तक्षेप कर लगाएगा, नहीं तो क्या देगा वो? अगर हस्तक्षेप कर लगाएगा तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा, और सब्सिडी देगा तो मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत? यहाँ से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकता है आप आसानी से बना सकते हैं। तो ए वो लाइन खाली लिखो। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आया है? स्टार्ट देके पॉइंट लिखो। लिखिए, सरकार, सरकार
कारक लागत में हस्तक्षेप नहीं करती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोग है ना, हम 10th का क्वेश्चन देखे हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। और थोड़ा सा नहीं डेप में पढ़िएगा तो फिर नहीं तुमसे क्वेश्चन बनेगा। केवल वही क्वेश्चन बनेगा जो ऑब्जेक्टिव का होगा, एकदम रटल होगा वही बनेगा। थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन, घबरा जाइएगा। क्या लिखे? नहीं करती है, बल्कि सरकार बाजार मूल्य में बल्कि सरकार बाजार मूल्य में दो प्रकार से हस्तक्षेप करती है। दो प्रकार से हस्तक्षेप करती है। पहला अप्रत्यक्ष कर और दूसरा सब्सिडी। इसको जीडीपी समझाएंगे दूसरा चैप्टर, तो ये मतलब वहाँ थोड़ा डिटेल पढ़ाना हमको है। टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है। हो गया? एक बार पुनः फॉर्मूला लिखो तो नीचे से, बाजार मूल्य बराबर कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर। बाजार मूल्य बराबर लिख लिए? देखो एक में से वो फॉर्मूला निकालना है। कुल कारक लागत बराबर क्या होगा बताइए तो। कुल कारक लागत निकालना चाहे तो क्या होगा? ये प्लस में पट्टी माइनस में आ जाएगा, और माइनस में इस पट्टी क्यों आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको तो मैथ आता होगा ना, तो उम्मीद कर ही सकते हैं। कुल कारक लागत बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बाजार मूल्य माइनस, अच्छा अप्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? सरकार, प्लस क्या हो जाएगा बाबू? सब्सिडी। कोई दिक्कत? इसको नीचे से लिख लो। हो सकता है कहीं घुमा दे क्वेश्चन। बताओ कुल कारक लागत बराबर क्या होता है। और अगर इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया उपभोग को लेकर के उत्पादन कैसे होता है, तो अगर आप इस सब तरीका से स्पष्ट कीजिएगा तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अब जिसका लेवल नहीं है उसको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ा रहे उससे पढ़ते चलो, एक एक चीज समझ में आएगा इकोनॉमिक्स में। ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल विषय माना जाता है, इतना टेक्निकल की मत कहो। और उसमें तुम लोग का बैकग्राउंड भी खूब हैवी है इस फील्ड में। हम्म। नहीं, हो गया? ये हमको बेसिक पढ़ाना था, खास करके जीएस के बच्चा को भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरे इकोनॉमिक्स में अगर बेसिक की बात कीजिएगा तो जिसको कारक लागत नहीं बुझाता है, जिसको बाजार मूल्य नहीं बुझाता है, उसको आगे जीडीपी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आगे जब सकल घरेलू उत्पाद समझाएंगे सेकंड चैप्टर में, राष्ट्रीय आय समझाएंगे, उसकी जब गणना करके विधि समझाएंगे, तो यहाँ पे एक एक चीज वहाँ पे हम एडिटिव यूज करेंगे, इसलिए उसको अच्छा से तैयार रखना। आगे बढ़ जाए। अब देखो, चार गो टर्म लिखते हैं, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब हर जगह से तो आएगा ही। हमारे हिसाब से तुम्हारे बुक में जितना चीज दिख रहा है हम लगभग सब चीज बढ़ा देंगे, बस तुम लोग खाली उसको तैयार रखो। पहले हम लिख लेते हैं टर्म को। आर्थिक समृद्धि, वृद्धि भी कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ। दूसरा, आर्थिक विकास लिख सकती हो, हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। और तीसरा, समावेशी विकास। पहले चारों हाँ ऐसे ही टर्म लिखो, चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सतत, सतत विकास, या इसी को सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं।
इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट। समावेशी विकास है ना। पहले चारों टर्म ऐसे ही लिखो, उसको अच्छा से तैयार करना है। तो बढ़िया ढंग से तैयार करना। हो गया? थोड़ा फैन और तेज करो तो ज़्यादा ही हो गया ना। थोड़ा कम करो। हो गया? चलो एक एक को समझते हैं। तो लिख लिया बाबू पीछे? लिख लिया? और पहले हेडिंग लगाओ, आर्थिक समृद्धि। हाँ, बीच से, हाँ। तीसरा समावेशी विकास दिखाना है। इंक्लूसिव होता है, उसका स्पेलिंग आई से कर दो। ई से लगता लिख दिया ना। इंक्लूसिव, आई खाली कर दीजिए। अब समझो ध्यान से जो बताया जा रहा है सर। ठीक है? आर्थिक समृद्धि क्या होता है बाबू, और आर्थिक विकास को लगभग दोनों मिलता जो टॉपिक है, लेकिन अंतर है। क्या हुआ? हो गया? तो समझते